काजल। मैं सिहान को बताना चाहती थी कि मुझे लग रहा था कि पापा और चाचा के बीच कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, रिहान की मंगेतर अक्षी आ गई। हाय, रूहान ने कहा और दोनों बैठ गए। मैं उन्हें देख रही थी और शायद मेरी नज़रें भांपकर अक्षी ने कहा, मुझे पता है कि तुम दोनों नवविवाहित हो और अकेले समय बिताना चाहते हो, लेकिन पूरी रात पड़ी है, रिलैक्स। मैं हैरान थी कि कोई लड़की इतनी खुलकर ऐसी बातें कैसे कह सकती है, वो भी तब जब हमारे साथ दो लड़के बैठे हैं। सबसे बड़ी बात, मेरा और सिहान का वैसा रिश्ता भी नहीं था, लेकिन ये सुनकर अनायास ही मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया ताकि सिहान से नज़रें ना मिले। सिहान, अक्षी की बात सुनकर मैं पहले ही चौंक गया कि वो कितनी बेबाक है, लेकिन मैं इस मामले में कुछ कह भी नहीं सकता था। वो जैसी है वैसी ही है। फिर मैंने काजल की ओर देखा, लेकिन उसने मुझसे नज़रें चुरा ली। मैं समझ गया कि वो इस समय बहुत असहज महसूस कर रही है क्योंकि वो बहुत शर्मीली है। तभी मेरा फ़ोन बजा और मैसेज आया। मैंने गला साफ करते हुए कहा, काजल चलो, पापा हमें बुला रहे हैं। उनका मैसेज आया है, लेकिन तुम्हारा खाना थोड़ा समय लगेगा। तभी नौकर खाना ले आया। कोई बात नहीं, पहले खा लो, काजल ने कहा। खाने को देखकर मेरी भूख और बढ़ गई है। मैंने ज़्यादा बहस किए बिना खाना शुरू कर दिया। और मेरा क्या, तुमने मुझे पूछा ही नहीं, उसने मुंह फुलाकर कहा, फिर शरारती अंदाज में मुस्कुराई। अब जब तुमने पूछ लिया है तो मैं भी तुम्हारे साथ खाऊंगी, यह कहकर उसने मेरी थाली से खाना शुरू कर दिया। नहीं, अपनी प्लेट मंगवाओ, मेरा मत खाओ, मैंने कहा और अपनी प्लेट दूर खींच ली। जिद्दी मत बनो, मुझे खाने दो, उसने कहा और मेरी प्लेट अपनी ओर खींच ली। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था तो उसे खाने देना पड़ा। इसी सब में रूहान और अक्षी को भूल गया था। वो दोनों हमें ही देख रहे थे। मैं उन्हें खाने के लिए कहने ही वाला था कि काजल ने बीच में ही टोक दिया, तुम दोनों को भी भूख लगी होगी, तुम लोग भी जाकर खाना खा लो। उसने साफ साफ इशारा कर दिया कि वह हमें अकेला छोड़ दे। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे भी भूख लग रही है, चलो अक्षी, रूहान ने कहा और वो दोनों खाने की तरफ चले गए। मैं काजल से पूछना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन शायद उसने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया कि मैं यही पूछूंगा, इसलिए उसने खुद ही जवाब दे दिया। मुझे सच में उन दोनों पर भरोसा नहीं है, वे मुझे कुछ अजीब लगते हैं। उसने मेरी ओर देखा और कहा, मैं जल्द ही पता लगा लूँगी, अब मुझसे मत पूछना कि कैसे और क्यों, क्योंकि मैं अभी नहीं समझा सकती। चुपचाप खाना खाओ वरना खाना खत्म हो जाएगा, फिर मुझे ना कहना। मैंने कुछ नहीं पूछा और सच में मुझे भी कुछ अजीब लग रहा था। हमारे पास काफ़ी खाना है, मैंने कहा और खाने लगा। हम खाना खा ही रहे थे, तभी अचानक कोई आया और हमारे सामने खड़ा हो गया। हम दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर ऊपर नज़र उठाई। वहाँ पापा खड़े थे, गुस्से से भरे हुए। पापा, मैंने तो इन्हें कहा था कि पहले आपको मिल लेते हैं, ज़रूर कोई बात होगी, तभी आपने बुलाया, लेकिन इन्होंने कहा कि पहले खाना खा ले। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि आपने हमें कहाँ मिलने के लिए बुलाया है, काजल ने कहा। और मैं बस उसे देखता रह गया। क्या सच में मैं ही था जो अभी खाना खाने की जिद कर रहा था? पापा, मैं कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले पापा ने गुस्से में हमें डांटते हुए कहा कि हमारे साथ चलो, और वे आगे बढ़ गए। क्या सच में मैं काजल से पूछना चाहता था, लेकिन उसने मुझे टोक दिया। तुम क्या बोल रहे हो? पापा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। बाद में बात करेंगे, उसने कहा और पापा के पीछे चल पड़ी। मैं भी उसके पीछे हो लिया, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा काजल, बस तुम इंतज़ार करो, मैंने मन ही मन सोचा। पापा हमें अपने कमरे में ले गए। हम उनका कुछ कहने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कुछ सेकंड बाद मैंने ही पूछ लिया, पापा आप हमसे क्या बात करना चाहते थे? सिहान, वे तभी कहेंगे जब वे तैयार होंगे। तुम क्यों? काजल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि पापा ने उसे घूर कर देखा और वह चुप हो गई। उसने मेरी बाजू पर हल्का सा मुक्का मारा। तुम क्या कर रहे हो? मामला गंभीर लग रहा है, बस दोनों चुप रहो। मैं सिर्फ यह बताना चाहता था कि तुम्हारे चाचा अब से कुछ दिनों तक यहीं रहने वाले हैं।
ठीक है, मैंने कहा। पापा ने कहा, काजल, मैं सिहान से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ठीक है कहकर वह जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, पापा ने उसे रोक दिया। काजल, एक कॉफ़ी। वह मुड़ी। ठीक है, दो, मैं भी पीऊँगा, मैंने कहा। ठीक है, उसने जवाब दिया और फिर कमरे से बाहर चली गई। काजल, मैं किचन में गई और कॉफ़ी बनाने लगी। फिर मैं पापा के कमरे में वापस गई और दरवाज़ा खटखटाया। आओ, अंदर से आवाज़ आई। मैं अंदर गई और कॉफ़ी मेज़ पर रख दी। काजल, बाहर मेहमानों का ध्यान रखो, पापा ने कहा। ठीक है पापा, मैंने जवाब दिया और वहाँ से निकल गई। मैं हॉल में आई और मेहमानों को विदा करने लगी। सभी को हमने जो रिटर्न गिफ्ट तैयार किए थे वो देकर विदा किया। इसके बाद मैं अपने कमरे में गई, मेकअप हटाया, नहाई और फिर आरामदायक कपड़े पहन लिए। फिर मैं बिस्तर पर बैठ गई और सोचने लगी कि क्या मुझे माँ को कॉल करनी चाहिए या नहीं। मेरी फैमिली मेरे रिसेप्शन में नहीं आई, मुझे उन पर गुस्सा होना चाहिए, लेकिन मेरे भाई को अभी उनकी ज़रूरत है क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था। हालांकि वो ज़्यादा गंभीर नहीं था, लेकिन फिर भी उनके हाथ और घुटने पर टाँके आए थे। फिर मैंने सोचा कि जाने दो, वे अभी मेरे भाई की देखभाल में व्यस्त होंगे। मैंने अपना फ़ोन एक तरफ रख दिया और अचानक दरवाज़ा खुला और सिहान अंदर आया। वो परेशान लग रहा था। मैं उससे पूछना चाहती थी, लेकिन फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि शायद वह पापा से हुई बातचीत को लेकर चिंतित था और पापा नहीं चाहते थे कि मुझे कुछ पता चले। अगर मैं पूछती तो वह झूठ बोलता, इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा और चुपचाप लेट गई। सिहान कमरे में दाखिल हुआ और पापा से हुई बातचीत के बारे में सोच रहा था। मैंने अलमारी खोली, अपने कपड़े निकाले और नहाने चला गया। मैं यह भी सोच रहा था कि अगर काजल ने मुझसे इस बारे में पूछा तो मैं क्या करूँगा। मैं उसे झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं उसे बता भी नहीं सकता। मैंने कपड़े बदले और बाहर आ गया। मैं बिस्तर पर गया और बैठ गया। काजल सो रही थी और जाहिर है कि मुझे अपनी डेली रूटीन ख़त्म करने में लगभग 1 घंटा लग गया था। वह भी थकी हुई थी बेचारी। मैं लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं बस पापा की बातों के बारे में सोच रहा था। मुझे अब बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत थी और हर चीज़ को संभालना था। मैंने करवट बदली और काजल की तरफ देखा। वह फिर से अपनी अजीबोगरीब पोजीशन में सो रही थी, लेकिन प्यारी लग रही थी। मैं उसे देखता रहा और कब नींद आ गई पता नहीं चला। सुबह मेरी आंखें खुली तो मैंने टाइम देखने के लिए शायद टेबल की ओर देखा। सुबह के 8 बज रहे थे। मैं उठना चाहता था, लेकिन तभी मुझे अपने ऊपर भारीपन महसूस हुआ। मैंने मुड़कर देखा। मैं चौंक गया। काजल पूरी तरह से मुझ पर सो रही थी। फिर मैंने यह देखने के लिए खुद को चेक किया कि कहीं मैं तो उसकी साइड नहीं चला गया। शुक्र है वह ही मेरी साइड आई थी और मुझ पर आकर सो गई थी। उसका हाथ मेरी छाती पर था और सिर मेरे कंधे पर। वह बहुत प्यारी लग रही थी। वह मेरी है, मेरी बच्ची, लेकिन मैं जानता था कि वह मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैंने उस समय वह बेवकूफ़ी भरा सुझाव दिया था, लेकिन वह सिर्फ उसे शादी के लिए राज़ी करने के लिए था। यह शादी सच में हुई थी और एक दिन वह मुझसे प्यार करने लगेगी। मुझे पता था उसने इस शादी के लिए हाँ सिर्फ अपने और मेरे माता पिता की खुशी के लिए की थी शायद, लेकिन मुझे कोई तरीका निकालना होगा जिससे वह इस शादी को एक मौका देने के लिए राज़ी हो जाए। फिर से अचानक फ़ोन बजा। यह मेरा नहीं था, यह उसका अलार्म था। वह हल्का सा हिली और उसे हिलते देख मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली ताकि वह जब जागे तो मुझे सोता हुआ पाए। और क्या कर सकता था मैं। उसने अपनी आंखें खोली। काजल। मैंने अपनी आंखें खोली और जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैं किस पोजीशन में थी, मैं चौंक गई। मैं तुरंत उठ गई और सबसे पहले अपना अलार्म बंद किया। फिर मैंने सिहान की तरफ देखा और राहत की सांस ली। वह अभी सो रहा था। भगवान का शुक्र है। अगर उसने मुझे हमें इस हालत में देख लिया होता तो वह मेरे बारे में क्या सोचता। मैं उसे उठाने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। नहीं काजल, क्या कर रही हो? उसे खुद उठने दो और फिर उससे पूछना कि वह बिस्तर पर क्यों सोया था।
अभी उसे मत उठाओ, पहले मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना चाहिए। मैं एक बार फिर उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर अपनी नज़रें हटा नहीं पाई। वो सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था, जैसे कोई छोटा बच्चा। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। मैं उन्हें छूना चाहती थी, बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर बीच में ही रोक लिया। रुको, मैं क्या कर रही हूँ? मैं खुद को इस तरह खोने नहीं दे सकती, वरना आखिर में दर्द मुझे ही होगा। खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं खुद पर नियंत्रण रखूं। काजल, तुम्हें अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। हाँ, वो हैंडसम है, लेकिन मत भूलो कि वह एक खतरनाक शख्स भी है। जितना हो सके उससे दूर रहो। मैंने खुद को संभाला, फिर अपने लिए आज के कपड़े निकाले और वॉशरूम चली गई। सिहान, जैसे ही काजल वॉशरूम में गई, मैंने अपनी आंखें खोल ली और उठकर बैठ गया। वाह, तो मैडम मुझे हैंडसम मानती है, लेकिन फिर मुझे खतरनाक शख्स भी कहती है। बिल्कुल, मैं उसके लिए खतरनाक हूँ, क्योंकि वह मेरे आकर्षण को नकार नहीं सकती, लेकिन वह मुझसे दूर रहना चाहती है। यह कभी नहीं होने दूंगा। मेरी जान। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं उठा और दरवाज़ा खोलने चला गया। अक्षी, यह यहाँ क्या कर रही है? हाय, अक्षी ने कहा। हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पूछा। अंकल ने कहा है कि मैं तुम्हें और काजल को नाश्ते के लिए नीचे बुला लाऊं। हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। ठीक है, उसने कहा और चली गई। मुझे क्यों लग रहा है कि वह सिर्फ इसी काम के लिए यहाँ नहीं आई थी। कौन था? अचानक काजल की आवाज़ आई। मैं मुड़ा। वह आईने में खुद को देखते हुए अपने कानों में ईयररिंग पहन रही थी। उसने काले रंग की पैंट, काली शर्ट और बेबी पिंक ब्लेजर पहना था। वह बहुत हॉट लग रही थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वह मेरी पत्नी है, कोई और नहीं। मैं अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पा रहा था। कौन था? उसने फिर पूछा। अक्षी, मैंने जवाब दिया। वह यहाँ क्या कर रही थी? उसने अपने बालों को पोनीटेल में बांधते हुए पूछा। वह हमें नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। ठीक है, जाओ, तैयार हो जाओ, फिर हम नीचे चलेंगे। अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम पहले जा सकती हो, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी। जल्दी तैयार हो जाओ, फिर हम साथ नीचे चलेंगे। उसने जवाब दिया और लिपस्टिक लगाते हुए बिस्तर पर बैठ गई। ठीक है, मैंने कहा और वॉशरूम में चला गया। कुछ मिनट बाद मैं बाहर आया, जानबूझकर सिर्फ एक तौलिए में। काजल। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और शिहान बाहर आया। मैंने ऊपर देखा और देखा कि वह सिर्फ सफ़ेद तौलिए में कमर पर लपेटे हुए खड़ा था। मैं उसे देखती रह गई। मैं उसे इस रूप में देखकर अस्तबद रह गई। यह पहली बार था जब मैंने किसी आदमी को आधा नग्न देखा था। हाँ, फिल्मों और ड्रामा में शर्टलेस हीरो जरूर देखा है, लेकिन असल ज़िंदगी में यह मेरा पहला अनुभव था। मैं उसे सिर से पांव तक देखा। उसके लंबे पैर, पतली कमर, उसकी सिक्स पैक एब्स, चौड़ी छाती, मजबूत कंधे, उसकी गर्दन, उसकी एडम्स एप्पल जो ऊपर नीचे हो रही थी, उसकी तेज नुकीली जॉ लाइन, उसके पतले गुलाबी होठ, उसकी नाक और वह गहरे समुंदर जैसे नीले आंखें जो इस वक्त मुझे ही देख रही थी, उसकी लंबी घनी पलकें, उसके गीले उलझे हुए बाल जिनसे पानी की बूंदें टपक रही थी। मैं चाहकर भी अपनी नज़रें नहीं हटा पाई, और सच कहूँ तो हटाना भी नहीं चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। क्या मैं हैंडसम और हॉट हूँ काजल? हाँ, तुम हो। सिहान ने अपनी भौहें उचकाई। सिट, मैंने क्या कह दिया? कंट्रोल काजल। मैं तुरंत अपनी नज़रें उससे हटा ली। मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी तारीफ के लिए शुक्रिया, सिहान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं उसे खुद पर हावी नहीं होने दे सकती। मैंने आत्मविश्वास से उसकी आंखों में देखा और कहा, सच को सच कहना चाहिए। हाँ, तुम हैंडसम हो। तो क्या हुआ? तुम अकेले नहीं हो। मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ, तुम तैयार हो जाओ तो आ जाना। मैं बिना उसकी ओर देखे बिना रुके कमरे से बाहर निकल गई और दरवाज़ा बंद करके लंबी सांसें ली। कुछ मिनट बाद दरवाज़ा खुला और शिहान बाहर आया। वह एक ब्लैक सूट में था और हमेशा की तरह बेहद हॉट लग रहा था। चलो, उसने कहा, और हम नीचे गए। सिहान ने मेरे लिए कुर्सी खींची, जैसे कोई जेंटलमैन करता है,
और मैं बैठ गई। वह मेरे बगल में बैठ गया। तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? पापा ने पूछा। काजल अभी तक तैयार नहीं थी पापा, इसलिए मैं इसका इंतज़ार कर रहा था। सिहान ने जवाब दिया। सच में? कौन किसका इंतज़ार कर रहा था और कौन देर से तैयार हुआ था, ये हम दोनों ही जानते थे। पापा हल्का सा मुस्कुराए, जिसका मतलब था कि उन्हें सच पता था, या शायद उन्होंने कुछ और ही समझ लिया था। हमने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। शादी की वजह से मैंने कुछ दिनों से छुट्टी ले रखी थी। सिहान, काजल को अपने साथ ले जाओ और रूहान को अपने साथ ले जाऊंगा, पापा ने कहा। रूहान? सिहान ने हैरानी से पूछा। हाँ, वह आज से हमारे साथ ज्वाइन करेगा। ठीक है, सिहान ने जवाब दिया। लेकिन पापा, मैं खुद जा सकती हूँ, मैंने कहा। पापा ने गंभीरता से देखा और बोले, अब तुम मेरी बहू हो और यह सबको पता है, इसके लिए बाद में तुम्हें बिना सिक्योरिटी के बाहर नहीं जाने दे सकता। और मुझे पता है कि तुम ऐसे नहीं जाओगी। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम सिहान के साथ जाओ, ताकि मैं निश्चित रह सकूं कि तुम सुरक्षित हो। समझ गई पापा, मैंने जवाब दिया और बाहर चली गई। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। पापा जानते थे कि मैं बॉडीगार्ड के साथ नहीं जाऊंगी। मैं बाहर खड़ी इंतज़ार कर रही थी, लेकिन सिहान आया नहीं। शायद 15 मिनट बाद, उससे भी ज़्यादा समय लग गया। तब जाकर सिहान बाहर आया। तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? मैंने रूखे स्वर में पूछा। मैं पापा से किसी ज़रूरी बात कर रहा था, उसने जवाब दिया। सॉरी, अब चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। ठीक है, उसने कहा और ड्राइवर से चाबी लेकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैंने कार का पिछला दरवाज़ा खोला और बैठने ही वाली थी कि तभी उसकी आवाज़ आई। ओह हेलो, पैसेंजर सीट पर बैठो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। मैंने झुंझलाते हुए पिछला दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और फिर पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। रिलैक्स, इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ नहीं, शुक्र है कि उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में कार सड़क पर दौड़ने लगी। सिहान, काजल खिड़की से बाहर देख रही थी और मैं ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। पापा रूहान के साथ क्यों आ रहे हैं? उसने पूछा। क्या तुम्हें पता है कि रूहान कौन है? मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा। रूहान पापा के दोस्त का बेटा है, जो होटल बिजनेस में है और हमारी ज़्यादातर इवेंट्स वही ऑर्गेनाइज होती है। पापा उनके पिता बिजनेस पार्टनर भी है। उनके पापा चाहते हैं कि पापा उसे ट्रेन करें, क्योंकि वे अपनी पत्नी की बीमारी और बिजनेस में व्यस्त होते हैं। वे चाहते हैं कि रूहान बिजनेस संभाले ताकि वे अपनी पत्नी का ख्याल रख सके। इसी वजह से वह अब से तुम्हारा बॉस होगा और पापा उससे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए वे उसके साथ आ रहे हैं। वैसे वह शशि अंकल का बेटा है। तो तुम यह कहना चाह रही हो कि रूहान अब मेरे अगले इवेंट्स का नया बॉस है और मुझे उसे रिपोर्ट करना होगा? हाँ, मुझे कभी पता नहीं चला कि वह शशि अंकल का बेटा है। तुम शशि अंकल को जानती हो? हाँ, मैं उन्हें जानती हूँ और उनसे हमारी रिसेप्शन पार्टी में वीडियो कॉल पर मुलाकात हुई थी। वे खुद नहीं आ सके थे, लेकिन पापा ने वीडियो कॉल करके हमसे उनका परिचय करवाया था। मुझे नहीं पता था कि रूहान वही शरारती लड़का है। ओह, वैसे तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? हम क्लासमेट थे, हम एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। वह बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है और मुझे इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि वह इतना अमीर है, क्योंकि वह अपना नेटफ्लिक्स अकाउंट लेने के बजाय मेरा इस्तेमाल करता था। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैंने कहा और गाड़ी रोक दी क्योंकि हम ऑफिस पहुंच चुके थे। मैं तुमसे ऑफिस के बाद मिलूंगी, बाय, उसने कहा। कार से उतरी और अंदर चली गई। मैंने गाड़ी पार्क की और बाहर निकला, तभी दूसरी कार पर मेरी नज़र पड़ी। पापा और रूहान उसमें से बाहर आए। मैं उनकी ओर बढ़ा। गुड मॉर्निंग, मैंने अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग, रूहान ने जवाब दिया। चलो अंदर चलते हैं, हमें काम करना है, पापा ने कहा और हम सब अंदर चले गए। पापा ने ऑफिस में रूहान का परिचय करवाया और काजल को उसका असिस्टेंट बना दिया। मैं अपने काम में लगा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आइए। पापा अंदर आए तो मैं खड़ा हो गया। पापा, आपको दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है,
मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ पापा, उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और खुद भी सोफे पर बैठ गए। जैसा कि तुम जानते हो, रूहान खन्ना की शादी को संभालेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उस मामले पर ध्यान केंद्रित करो जिसके बारे में मैंने तुमसे अपने कमरे में बात की थी। इसी के लिए मैं रिहान को तुम्हारा असिस्टेंट बना रहा हूँ क्योंकि वह कंपनी से जुड़ना चाहता है। मैं उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए वह तुम्हारे पर्सनल असिस्टेंट के आदेशों का पालन करेगा। तुम इसे संभाल सकते हो ना? हाँ पापा, मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन आपने काजल को उसका असिस्टेंट क्यों बनाया? मेरा क्यों नहीं? ताकि तुम पूरी तरह से सिर्फ उसी मामले पर ध्यान केंद्रित कर सको। और मैं नहीं चाहता कि काजल को इसके बारे में कुछ भी पता चले, क्योंकि मैं उसे किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता, क्योंकि अभी तक हमें इसके इरादे के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। समझ गया पापा। काजल, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि रूहान अब मेरा बॉस है। जिस इंसान पर मैं हुकूमत चलाती थी, आज वही मुझ पर हुकूमत कर रहा है। काश हम अभी भी कॉलेज में होते। मैंने फाइल उठाई और रूहान के ऑफिस की ओर बढ़ी। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आओ। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर गई। वह किसी किताब में व्यस्त था। साहब, वह मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखने लगा। यह डिज़ाइन है जो हमारे डिज़ाइनर ने तैयार किए हैं। हमें खन्ना परिवार के पास जाकर उनके साथ थीम, डेकोरेशन और अन्य चीज़ों को तय करना है। बाकी सब कुछ पहले ही मीटिंग में तय हो चुका है, जैसे वेन्यू, खाना, ज्वेलरी, कपड़े आदि। मैंने उसे फाइल दी। उसने फाइल लेकर एक नज़र डाली। ठीक है, हमें कब जाना है? मीटिंग आधे घंटे में है, इसलिए हमें अभी निकलना होगा। ओके, उसने कहा और उठ खड़ा हुआ। हम मीटिंग के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुँचकर क्लाइंट्स को ग्रीट किया और फिर सर ने उसके साथ सब कुछ डिस्कस कर तय किया कि उन्हें कैसे चाहिए। मुझे कहना पड़ेगा, मैं इम्प्रेस हुई। वह इसमें काफ़ी अच्छा है। मीटिंग लंबी चली। आखिर क्यों ना हो, अमीर लोगों को अपने शान शौकत प्रदर्शन करने होते हैं और उनकी डिमांड पूरी करना आसान नहीं होता। मीटिंग खत्म होने के बाद हम वापस ऑफिस लौटे और जल्द ही दिन समाप्त हो गया। मैंने अपने डेस्क पर चीज़ें व्यवस्थित की और जाने ही वाली थी कि रूहान बाहर आया। ड्राइव चाहिए? सर, हमें प्रोफेशनलिज्म बनाए रखना चाहिए। अरे काजल, ऑफिस का समय खत्म हो चुका है। आप गलत हैं सर। मैंने अपनी घड़ी की ओर इशारा किया। अभी भी 2 मिनट बाकी है। यह कहकर मैं चली गई और मुझे पता था कि वह ज़रूर मेरा पीछा करेगा, और उसने किया भी। काजल, मैं ऑफिस से बाहर निकली। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? उसने पूछा। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे कह रही हूँ, क्या ये सवाल करने की ज़रूरत है, या ये साफ नहीं दिख रहा? देखो, मुझे पता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन प्लीज़ मुझे अपना पक्ष समझाने का मौका दो। चलो, अचानक किसी ने कहा और मेरी कमर पर हाथ रख दिया। मुझे नफरत है जब कोई मेरी मर्जी के बिना मुझे छूता है, खासकर जब मैं किसी और से बात कर रही होती हूँ। मैं तुरंत मुड़ी और उस शख्स को घूंसा मारने ही वाली थी, लेकिन उसने मेरा हाथ बीच में ही रोक लिया। शांत हो जाओ लड़की, सिहान ने कहा। हाँ, यह वही था, सिहान। मैं ऑफिस से बाहर निकला और काजल को कॉल करने ही वाला था ताकि हम साथ घर जा सकें, लेकिन तभी मैंने कुछ नोटिस किया। हाँ, वह लड़का, वो काजल के इतने करीब क्यों खड़ा है? उसे हमेशा वही चीज़ें क्यों चाहिए जो मेरी होती है? मैं तेज़ी से उसके पास गया और काजल के पीछे खड़ा हो गया। मैं उसकी कमर पर हाथ रखा ताकि सामने वाले को साफ तौर पर समझाया जा सके, काजल मेरी है। व्यक्ति को एहसास हुआ कि काजल मेरी है, लेकिन अगले ही पल, भगवान का शुक्र है, मैं उस समय समझ गया और उसके मुक्के को बीच में ही रोक लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। तुम भूल रही हो कि यह मेरा भी ऑफिस है। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था ताकि हम साथ घर जा सकें, लेकिन फिर मैंने देखा और यहाँ आ गया। चलो, उसने कहा और फिर रूहान की ओर मुड़ी। मैं अब चलती हूँ सर। बिना उसे कुछ कहने का मौका दिए वह सीधा पार्किंग की तरफ चली गई और मुझे यह बहुत पसंद आया, बहुत संतोषजनक लगा। मैं भी उसके पीछे चल दिया। मुझे चाबी दो, उसने कहा। मुझे लगता है तुम्हें याददाश्त की दिक्कत हो गई है, तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती।
मैंने कहा और कार की चाबी से दरवाज़ा खोल दिया। उसने झट से मेरे हाथ से चाबी ले ली। मुझे ड्राइविंग आती है। उस दिन बस मेरा मूड नहीं था और अभी मेरा मन कर रहा है ड्राइव करने का। वह सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। क्या तुम आना नहीं चाहते? मैं चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठ गया और उसने कार स्टार्ट कर दी और कार ऐसे भगा रही थी जैसे सड़क पर नहीं, हवाई जहाज के रनवे पर हो। मतलब मैं भी तेज ड्राइविंग करता हूँ, लेकिन यह तो अलग ही लेवल पर थी। मुझे यह भी पसंद आया। जल्दी हम घर पहुँच गए। काजल, जल्दी हम घर पहुँच गए। हम दोनों कार से बाहर आए और मैंने चाबी नौकर को दी ताकि वह कार पार्क कर सके। मुझे कार पार्क करना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि यह मेरे लिए मुश्किल होता है। हम दोनों अंदर गए। अचानक कहीं से अक्षी आ गई और बोली, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हम दोनों ने एक साथ कहा। तुम दोनों बहुत थक गए होंगे, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वह इस घर की मालकिन की तरह बर्ताव कर रही है। मेरा मतलब है वह बस रिहान से सगाई कर चुकी है, फिर भी वह यहाँ क्यों रह रही हैं। खैर जो भी हो, तुम सही कह रही हो अक्षी। हम सच में बहुत थक गए हैं, इसलिए हम अपने कमरे में जा रहे हैं। और चिंता मत करो, मैं आधे घंटे में नीचे आकर सबके लिए डिनर बना दूंगी। पर क्या तब तक देर नहीं हो जाएगी? मैं बना देती हूँ। तुम इस घर में मेहमान हो। अभी तुम्हारी शादी रिहान से नहीं हुई है। शादी के बाद तुम्हें घर के काम करने ही पड़ेंगे, लेकिन अभी तुम मेहमान हो, इसलिए बस आराम करो। और मैं मेहमानों से घर का काम नहीं करवा सकती, समझी? काजल सही कह रही है, सिहान ने कहा। हम इंतज़ार कर लेंगे और वैसे भी हमें इतनी जल्दी खाने की आदत नहीं है। मैं हैरान रह गई। सिहान ने मेरा साथ दिया। उसने मेरा पक्ष लिया। मुझे बहुत खुशी और संतोष महसूस हुई। यही मैं अपने पति में चाहती हूँ। जब मैं सही हूँ तो वह मेरे साथ खड़े रहे और जब मैं गलत हूँ तो वह मेरा विरोध कर सके, लेकिन फिर मुझे सही रास्ते पर अपने साथ ले चले। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों अपने कमरे में गए, अक्षी को अकेला छोड़कर। कमरे में पहुंचते ही मैंने कहा, थैंक यू। किस लिए? मेरा साथ देने के लिए, मैंने कहा और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई। नहाने के बाद मैं किचन में डिनर बनाने चली गई और सिहान अपने स्टडी रूम में चला गया क्योंकि उसे कुछ काम करना था। कुछ देर बाद अक्षी किचन में आई। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं सिर्फ पानी पीने आई हूँ। अक्षी, तुम्हें मुझे यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। मुझे तुमसे कोई समस्या नहीं है। आखिर तुम भी इस परिवार का हिस्सा बनने वाली हो। जब तुम रिहान से शादी करोगी, बस भारत में शादी से पहले लड़का और लड़की साथ नहीं रह सकते। तुम समझ रही हो ना मेरा मतलब? मैं समझती हूँ, बस मैं पहली बार भारत आई हूँ और यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ। मैं कोई घर ढूंढ रही हूँ जो पास में हो और सुरक्षित भी, जब तक मुझे यहाँ रहना पड़े। और फिर उसने नज़रें नीचे कर ली। अक्षी, तुम्हें नज़रें झुकाने की ज़रूरत नहीं है। हम लड़कियाँ हैं, हमें हर परिस्थिति में खुद को संभालना आना चाहिए। हमें किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं। हम मॉडर्न लड़कियां हैं आखिरकार। तो अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर में रह सकती हो। वह पास में ही है और सबसे अच्छी बात है वह सुरक्षित है। तुम वहाँ घर जैसा महसूस करोगी। थैंक यू काजल, मैं पहले रिहान से बात करूँगी। ठीक है, मैंने कहा और फिर से कुकिंग पर ध्यान देने लगी। उसने पानी पिया और मुझे लगा कि वह मुझे ही देख रही थी। वह मुझे देख रही थी। मैंने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी और उसने भी वही किया। आखिरी बार मेरी ओर देखकर वह बाहर चली गई। फिर मैं अपने खाना बनाने पर ध्यान केंद्रित करने लगी। रसोई से बाहर निकलने के बाद मैं सोचने लगी कि काजल इस तरह बर्ताव क्यों कर रही है। क्या वह मुझसे नाराज़ है या उसने कुछ पता लगा लिया है? लेकिन जो उसने कहा वह सही था। लड़कियों को हर परिस्थिति से सही ढंग से व्यवहार करना आना चाहिए ताकि वे खुद को संभाल सके और किसी की सुरक्षा पर निर्भर ना रहें। हम खुद को और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। मुझे रिहान से इस बारे में बात करनी होगी जो काजल ने अभी मुझसे कहा। मैं रिहान के कमरे में गई। दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो देखा कि वह बिस्तर के पास खड़ा होकर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मुझे देखते ही उसने फ़ोन काट दिया। मैं बाद में बात करता हूँ,
उन पर नज़र रखना और मुझे तुरंत सूचना करना मत भूलना। रिहान ने फ़ोन पर कहा। सिट, उसने गुस्से में कहा और अपने बेड के पास रखे शीशे पर मुक्का मार दिया। शीशा टूट गया और उसका हाथ खून से लथपथ हो गया। तुम ये क्या कर रहे हो? खुद को काबू रखो, तुम यहाँ खुद को चोट पहुँचाने नहीं आए हो, मैंने कहा और उसे बिस्तर पर बिठा दिया। मैं सोफे के पास रखी टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई, उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा और जख्म को साफ करने लगी। देखो कितना गहरा कट लग गया है। जैसे ही मैंने उसके घाव पर रुई रखी, उसने दर्द से सिसकारी ली। उसे दर्द में देखकर मैंने धीरे से उसके घाव पर फूंक मारी और जितना हो सके कोमलता से पट्टी करने लगी। मुझे महसूस हुआ कि वह मुझे देख रहा था। फिर मैंने उसके हाथ पर पट्टी बांध दी। अभी दर्द हो रहा है? मैंने पूछा। यह दर्द उस तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है जो शिव प्रसाद ने मुझे दी है, उसने कहा। रिहान, मैं ठीक हूँ, उसने कहा। रिहान, क्या हुआ है? तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। उसने गहरी सांस ली और कहा। रिहान और शिव प्रसाद हमारे अतीत की जांच कर रहे हैं। हमने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था और इसके लिए तैयार भी है। फिर खुद को चोट क्यों पहुंचा रहे हो? कुछ पलों तक कमरे में खामोशी छाई रही। रिहान, अपने इस बदले की आग में तुम खुद को और सबको चोट पहुंचा रहे हो। क्या तुम उसे छोड़ नहीं सकते? मैं कुछ और कहती इससे पहले ही वह उठकर गुस्से में चिल्लाया। अक्षी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मैं इसे भूल नहीं सकता। जो कुछ उसने मुझसे छीना, जो तकलीफ़ें मुझे झेलनी पड़ी, मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। यह सब मेरा भी है। मैं सिर्फ अपना हक वापस ले रहा हूँ और अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं उठकर उसे गले लगा लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना मैं यहाँ क्यों आती? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम यह जानते हो। मैं उसी योजना पर काम कर रही हूँ जिस पर हमने फैसला लिया था। लेकिन मुझे लगता है काजल को कुछ पता चल गया है। तुम्हारा क्या मतलब? मुझे लगता है कि उसे कुछ पता चल गया है। वह चाहती है कि मैं इस घर से चली जाऊँ। क्या? रिहान, मैं यह सुनकर अस्तबद रह गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि काजल को कुछ पता चल गया है या फिर कोई और बात है। मुझे भी लगता है मुझे जाना चाहिए, अक्षी ने धीमी आवाज़ में कहा। मुझे गुस्सा आ रहा था और साथ ही कुछ ऐसा एहसास हो रहे थे जिन्हें मैं नाम नहीं दे सकता। वो मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हैं? जब से हमारा रिश्ता शुरू हुआ है तब से हम कभी अलग नहीं रहे, तो अब वह क्यों जाना चाहती है? मैंने उसे कुछ नहीं कहा और नीचे चला गया। अक्षी भी मेरे पीछे पीछे आई। मैंने देखा कि काजल डाइनिंग टेबल सजा रही थी। जब उसने ऊपर देखा और मुझे देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, आइए, डिनर तैयार है। मैं सबको बुलाने ही वाली थी। मुझे पता है आज थोड़ी देर हो गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने उसकी बात बीच में काटी और गुस्से में चिल्लाया, तुम क्या कह रहे हो? और अपनी भाषा पर ध्यान दो। ओह सच में? मासूम बनने का नाटक मत करो। क्या तुम नहीं थी जिसने अक्षी को इस घर को छोड़ने के लिए कहा था? शांत रहो। मैंने उसे घर छोड़ने के लिए नहीं कहा। मैं सिर्फ उसे सुझाव दिया और अंतिम निर्णय उसी का होगा। तुम चाहती क्यों हो कि अक्षी इस घर से चली जाए? तुम्हें क्या समस्या है? इसके पहले कि काजल जवाब देती, सिहान, शिव प्रसाद, पापा आ गए और हमें देखते रहे। यहाँ क्या हो रहा है? सिहान ने पूछा। तुम्हारी पत्नी को मेरी मंगेतर से समस्या है और वह चाहती है कि वह इस घर को छोड़ दे और अगला नंबर शायद मेरा होगा। शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। अक्षी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। यह क्या है काजल? शिव प्रसाद ने उससे पूछा। डैड, ऐसा नहीं है। मुझे अक्षी या यहाँ किसी से कोई समस्या नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि वह और रिहान अभी शादीशुदा नहीं है और फिर भी वह यहाँ रह रही हैं। सच कहूँ तो मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि हम किस समाज में रहते हैं। यह भारत है, यहाँ पति पत्नी भी खुलेआम हाथ नहीं पकड़ सकते। मैंने उसे अपने मायके में रहने के लिए कहा क्योंकि मुझे तुम्हारे बहाने नहीं चाहिए काजल। मैंने उसकी बात बीच में ही काटी। तुम्हें कारण जानना है तो मैं तुम्हें कारण दे रही हूँ। चुपचाप खड़े रहो और सुनो। मैं महसूस कर सकता था कि वह अब गुस्से में थी, लेकिन इससे
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने आगे कहा। तो कारण यह है, जब मैं दोपहर में मीटिंग के लिए गई थी, वह बाजार के पास थी। जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने देखा कि अक्षी सब्जियां खरीद रही थी। वहाँ कुछ और औरतें भी थी जो हमारे पड़ोसी थी और कुछ अन्य महिलाएं थीं। उनके चर्चा का विषय अक्षी थी। उन्होंने उसके बारे में बातें की कि वह शादी से पहले इस घर में क्यों रह रही है। अक्षी ने भी सुना कि वे उसके बारे में क्या कह रही थी। जब मैंने यह सुना तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकी, क्योंकि हम क्या कह सकते थे। यहाँ हम पुरुषों और महिलाओं को समान मानने की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग यही सोचते हैं कि गलती हमेशा लड़कियों की ही होती है। क्या मैं सही कह रही हूँ अक्षी? मैंने तुम्हें जाने के लिए इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे कोई समस्या है, बल्कि इसलिए कहा क्योंकि मुझे यह पसंद नहीं कि तुम्हें इन सब चीज़ों का सामना करना पड़े। तुम अब परिवार हो, हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। मैं यह सुनकर चौंक गया। अक्षी, क्या वह सच कह रही है? क्या बाकी लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तभी मुझे अचानक याद आया जब उसने कहा था कि वह जाना चाहती है। तो यही कारण था, यही वजह थी। रिहान, मैं अक्षी कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने उसे खींचकर जोर से गले लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो अक्षी, तुम्हें यह सब सहना पड़ा। असल में हम उन लोगों से कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि चाहे हम कुछ भी कहें उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और अक्षी को यह सब नहीं सहना चाहिए था, इसलिए मैंने उसे मायके जाने के लिए कहा। बस अब और कुछ नहीं, मुझे माफ़ कर दो। काजल, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो अब बैठते हैं और खाना खाते हैं। और फिर हम सबने साथ खाना खाया। अक्षी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि काजल चाहती थी कि मैं इस घर से जाऊं, क्योंकि उसने देखा था कि वे औरतें मुझे तंग कर रही थी। इस तरह की स्थिति में हमारे पास दो ही विकल्प होते हैं, पहला इसे नज़रअंदाज करना या दूसरा इसका सामना करना। हम उन्हें हमेशा के लिए अनदेखा नहीं कर सकते, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसका सामना करें और उसके मुंह बंद करें। सिर्फ इसी तरह मैं उन्हें चुप करा सकती हूँ, क्योंकि कभी कभी एक कदम पीछे हटना भी सबसे अच्छा समाधान हो सकता है। फिर हमने खाना खाया। मैंने काजल को टेबल साफ करने में मदद की और अपने कमरे में जाकर सो गई। काजल, मैं नहा रही थी जब मैंने अपने फ़ोन की घंटी सुनी, इसलिए जल्दी से शॉवर ख़त्म किया और बाहर आई। मेरा फ़ोन अब भी बज रहा था। मैंने उसे उठाया और देखा कि यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त लीना थी, जिसने मुझे 5 बार कॉल किया था। लेकिन वह इतनी रात को कॉल क्यों कर रही है? हेलो। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उसने मुझे टोकते हुए ज़ोर से कहा, क्या बकवास है काजल? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ और तुम मेरा फ़ोन ही इग्नोर कर रही हो। इस तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा ज़रूरी और क्या हो सकता है? मेरा शॉवर? क्या? मैं नहा रही थी और मेरा फ़ोन चार्ज पर था। और वैसे भी तुम्हें इतना भी नहीं पता कि अगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा तो इसका मतलब है कि वह बिजी है। ओह चलो, यह बात तुम पर और मुझ पर लागू नहीं होती मेरी जान। हाँ, वैसे तुम इतनी रात को कॉल क्यों कर रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस तुमसे मिलने के बारे में सोच रही थी, ताकि तुम्हें अपनी ज़िंदगी की नई खबर दे सकूं। डॉक्टर की ज़िंदगी में क्या नया हो सकता है? अरे बहुत कुछ हो सकता है। तुम कल फ्री हो? तुम्हारे लिए मैं हमेशा फ्री हूँ। आई लव यू। तो फिर कल मिलते हैं। मुझे टाइम और लोकेशन मैसेज कर देना। और हाँ, तुम मेरी पसंद जानती हो ना? हाँ हाँ, तुम निराश नहीं होगी मेरी जान। बाय। मैंने फ़ोन काट दिया। कौन था? अचानक यह सवाल सुनकर मैं घबरा गई। मैंने तुरंत मुड़कर देखा तो पाया कि मेरा पति मेरे बेहद करीब खड़ा था। सिहान। पापा के साथ कुछ ज़रूरी बातों पर चर्चा करने के बाद मैं कमरे में आया। अंदर आते ही मैंने देखा कि काजल किसी से बहुत प्यार से बातें कर रही थी। यहाँ तक कि उसने उस व्यक्ति को माय लव भी कहा। मतलब उसने तो आज तक मुझे यह नहीं कहा, और किसी और को इतनी आसानी से कह दिया। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, मेरे मुंह से सवाल निकल गया, कौन था? वह पलटी और मुझे कुछ पलों के लिए देखने लगी। मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी। लड़की या लड़का? तुम जलने वाले बॉयफ्रेंड की तरह क्यों बातें कर रहे हो?
उसने भौहें उठाकर कहा, मैं नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ। लड़की या लड़का? लड़की मेरी दोस्त। खुश? मुझे खुश क्यों होना चाहिए? बात तो तुम कर रही थी। मैंने फिर बिस्तर की तरफ रुख किया। रुको, क्या तुम भूल गए कि तुम्हें सोफे पर सोना है, न कि यहाँ? मुझे पता है, लेकिन वह सोफ़ा मेरे लिए बहुत छोटा है। ये तुम्हारी समस्या है। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो काजल? मुझे काम करना है और मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो इसका असर मेरे काम पर पड़ेगा, फिर इसका असर कंपनी पर पड़ेगा और फिर कर्मचारियों पर भी। ठीक है, समझ गई, तुम यहाँ सो सकते हो। मैं सोफे पर सो जाऊँगी। नहीं। क्यों? अब मुझे उसे कोई ठोस जवाब देना होगा। सोचो सिहान, क्योंकि उस सोफे में कुछ समस्या है। क्या समस्या? जब मैं उस सोफे पर सोता हूँ, पहली बात वो मेरा वजन नहीं सह सकता और उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। मैं नौकर से कहने ही वाला था कि किसी को बुलाकर उसे ठीक करवाएं। उसने मुझे शक भरी निगाहों से देखा। तुम चाहो तो चेक कर सकती हो। ज़रूरत नहीं। फिर वो अलमारी की ओर गई और 2 कंबल निकालकर बिस्तर पर रख दिए। हमारे बीच एक लाइन बना दी। उसने मुझे एक नज़र डाली, जिसे देखकर मैं समझ गया कि उसका मतलब क्या है, और मैंने सिर हिला दिया। फिर बिना कुछ कहे वह लेट गई और नींद की दुनिया में खो गई। मैं उसे देखता ही रहा। जब उसने कहा, अब क्या सोने का इरादा नहीं है? हाँ, मैं भी सपनों की दुनिया में चला गया। लीना, मैं बिस्तर से उठी और वॉशरूम चली गई। अपनी रोज़ की दिनचर्या पूरा करने के बाद मैं बाहर आई। मैं किचन में गई। मैं नाश्ता बना ही रही थी कि तभी मेरा फ़ोन बजा। मैंने देखा यह अस्पताल से कॉल था। मैंने फ़ोन उठाया। मिसेस स्टार, आप अस्पताल कब आ रही है? मैं रात 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगी। क्या कोई इमरजेंसी है? नहीं, बस मरीज़ के परिवार वाले आपसे मिलना चाहते हैं। मैं विदेश से यहाँ उन मरीजों के इलाज के लिए आई हूँ जिन्हें शिफ्ट नहीं किया जा सकता। क्या वे कुछ देर और इंतज़ार नहीं कर सकते? मैं उन्हें बता दूंगा। ठीक है। मैंने फ़ोन काट दिया और अपना काम जारी रखा। नाश्ता करने के बाद मैं अस्पताल के लिए निकल गई। मैंने अपनी कार पार्किंग की और अंदर चली गई। नमस्ते, मैं यहाँ की नई डॉक्टर हूँ जो ओह, आप मिस लीना हैं। मैंने आपके बारे में सुना है मिस। इस तरफ आइए। नर्स ने मेरी बात काटी और मुझे मेरे ऑफिस तक ले गई। वहाँ एक वरिष्ठ डॉक्टर पहले से ही मौजूद थे जो मेरे पापा के दोस्त भी थे। आओ बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर। ये लड़की हमेशा ठीक ही रहती है, बैठो। हम दोनों बैठ गए और मैंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे बगल में बैठते हुए, नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते, मैंने सर हिलाते हुए जवाब दिया। लीना, ये मिस्टर सासी है और मिस्टर सासी ये लीना है, हमारे अस्पताल की सबसे बेहतरीन डॉक्टरों में से एक और सबसे युवा भी। आपकी पत्नी का इलाज यही करेंगी। मिस्टर टी, ये मिस्टर सासी से कहा। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सर हिलाया। मैंने आपकी पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी है मिस्टर सासी। उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। हमें उनकी बहुत अच्छी देखभाल करनी होगी। उनके शरीर में कई ब्लॉकेज है और एक तो उसके मुख्य मस्तिष्क भाग के पास है। मुझे पता है डॉक्टर, कृपया उन्हें बचा लीजिए। मैं उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने दुखी होकर कहा, चिंता मत कीजिए मिस्टर सासी, मेरे पास एक तरीका है, लेकिन इसमें समय लगेगा। शरीर में बहुत सारी ब्लॉकेज है, इसलिए हम सभी को हटा नहीं सकते। हम मुख्य नसों में जो रुकावट है उसे सर्जरी के जरिए निकाल देंगे ताकि खून का संचार फिर से शुरू हो सके। यह एक अच्छा विचार है मिस्टर टी ने कहा, लेकिन पहले हमें उनकी रक्त नलिकाओं को पतला करने के लिए दवाइयाँ देनी होगी ताकि रक्त संचार सही तरीके से बहने लगे। हम इसे आजमा सकते हैं, मिस्टर टी ने कहा। ठीक है, तो हम इस योजना पर आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा। हमने काफ़ी ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा की। पूरे समय मिस्टर सासी बस हमारी बातें सुनते रहे और वह कर भी क्या सकते थे। उन्होंने अपना भरोसा हम पर ही तो रखा था। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलो, मैं खुद मरीज़ की जांच करना चाहती हूँ, मैंने कहा और हम निकल गए। जब तक मैं पूरी तरह से उनकी जांच खत्म कर पाई, उनकी मेडिकल रिपोर्ट को ठीक से देख पाई, तब तक दोपहर का समय हो चुका था। मैं काजल को कॉल करने ही वाली थी कि तभी मुझे उसका मैसेज मिला जिसमें उसने रेस्टोरेंट का नाम भेजा था।
मैंने अपनी कार की चाबी उठाई और बाहर जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने विभाग से बाहर निकल पाती, नर्स दौड़ती हुई मेरे पास आई। मिस मरीज। उससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, मैं समझ गई कि वह क्या कहने वाली है, इसलिए मैंने तुरंत मरीज के कमरे की ओर दौड़ पड़ी। इस कहानी का आगे भाग आप लोगों को सुननी है तो कमेंट्स करिए, ढेर सारा कमेंट्स कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए कि कहानी कैसी लग रही है। अगर अच्छी नहीं लग रही है तो हम जल्द से जल्द इस कहानी को ख़त्म करके एक नई कहानी लाएंगे, पर प्लीज़ प्यार दीजिए इस कहानी को भी।